नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कोल जो है वो देखो एक नेचुरल रिसोर्स है और नेचुरल रिसोर्सेज पर किसका हक होता है? सरकार का। सरकार ने देखो अभी तक कोल माइनिंग में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। दो मुख्य रिस्ट्रिक्शंस की हम बात करें, सिर्फ वही कंपनीज जो पावर बिजनेस में हैं, आयरन बिजनेस में हैं, स्टील बिजनेस में हैं या फिर कोल वासरी के बिजनेस में हैं, वही कंपनीज कोल ब्लॉक के लिए बोली लगा सकती हैं। इसके अलावा और कोई कंपनी कोल ब्लॉक हासिल करने के लिए बोली नहीं लगा सकती। ये पहली रिस्ट्रिक्शन थी। अच्छा, आप एक बात बताइए, कोल वासरी का बिजनेस क्या होता है? देखो, जब कोयले की माइनिंग होती है तो कोयले में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ ऐड हो जाती हैं और उन इम्प्यूरिटीज़ को कलेक्टिवली कहा जाता है एस। उन्हीं इम्प्यूरिटीज़ को यानी एस को रिमूव किया जाता है कोल वासरी की सहायता से। यही होता है कोल वासरी बिजनेस में। तो इस प्रकार से हमने पहली रिस्ट्रिक्शन को डिस्कस किया। दूसरी रिस्ट्रिक्शन कोल माइनिंग में एंड यूज से संबंधित थी। मतलब एक बार कोयले की माइनिंग हो गई, कोयला प्राप्त हो गया, उसका इस्तेमाल कैसा होगा इससे संबंधित भी सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी। जैसे देखो, पावर सेक्टर के लिए अगर कोई कोल ब्लॉक एलोकेट हुआ है और उस कोल ब्लॉक से जो कोयला प्राप्त होगा वो कोयला इस्तेमाल किया जा सकेगा सिर्फ और सिर्फ पावर सेक्टर के लिए। उसी प्रकार से अगर आयरन सेक्टर के लिए कोई कोल ब्लॉक एलोकेट हुआ है और उस कोल ब्लॉक से अगर कोयला जितना प्राप्त हुआ है उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा सिर्फ और सिर्फ आयरन सेक्टर के लिए। और अगर कुछ कोयला बच जाता है तो भी उसे ओपन मार्केट में नहीं बेचा जा सकता, उसे वापस किया जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड को। कोल इंडिया लिमिटेड सरकारी कंपनी है, पीएसयू है। तो एक प्रकार से कोल इंडिया की मोनोपोली थी। अब आपके मन में एक बात जरूर आई होगी कि इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन वो भी एंड यूज पर लगाई क्यों गई थी? इसलिए लगाई गई थी, सरकार ये इंश्योर करना चाहती थी सभी सेक्टर्स को सफिशिएंट कोल मिले अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन देखो, आज के समय में ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो इररिलेवेंट हो गई थी। तो काफ़ी समय से मांग की जा रही थी कि भैया ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं हटा दो, कोल इंडिया लिमिटेड की मोनोपोली खत्म कर दो ताकि इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया जा सके, कंपटीशन हो कोल सेक्टर में भी। सिचुएशन देखो ये हो गई थी इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। हमारे देश में अच्छा खासा कोल रिजर्व होने के बावजूद हम कोल को बहुत ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। जैसे यहाँ पर कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, पिछले साल हमने 1,71,000 करोड़ का कोयला बाहर से इंपोर्ट किया। टोटल कितना? 235 मिलियन टन। अब देखो, ध्यान देने वाली बात यह है, 235 मिलियन टन में से 100 मिलियन टन कोयला तो ऐसा था कि उस ग्रेड का कोयला हमारे देश में नहीं मिलता है, ये तो बाहर से इंपोर्ट करना जरूरी था। लेकिन 235 में से 135 मिलियन टन कोयला हमने वो बाहर से इंपोर्ट किया जो हमारे देश में मिलता है। हम अच्छे से चीज़ों को मैनेज करते तो इस 135 मिलियन टन कोयले को हमें पिछले साल बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो रुकावट बन रही थी कोल सेक्टर की डेवलपमेंट में, अब इन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने का फैसला लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक ऑर्डिनेंस के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। ऑर्डिनेंस का नाम है मिनरल लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। इस ऑर्डिनेंस की सहायता से ये जो हमने रिस्ट्रिक्शंस डिस्कस की, इन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब अब कोई भी कंपनी जिसके पास पैसा है, जिसके पास एक्सपर्टीज़ है, वो कोल ब्लॉक के लिए बोली लगा सकती है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि कंपनी को आयरन बिजनेस में, स्टील बिजनेस में, इस प्रकार के बिजनेसेस में होना जरूरी है। नहीं, सिर्फ पैसा है, एक्सपर्टीज़ है, आप कोल ब्लॉक के लिए बोली लगा सकते हो। दूसरा देखो, अगर किसी कंपनी ने कोल ब्लॉक हासिल कर लिया, उसके बाद माइनिंग होती है कोयले की, तो उस कोयले को कंपनी के द्वारा ओपन मार्केट में बेचा जा सकता है। एंड यूज पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले क्या होता था
कि जिस सेक्टर के लिए कोल ब्लॉक एलोकेट किया है सिर्फ वही सेक्टर में इस्तेमाल होगा कोल माइनिंग से प्राप्त किया हुआ कोयला, और बचा हुआ कोयला वापस लौटाना पड़ता था कोल इंडिया लिमिटेड को। लेकिन अब इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी गई हैं। किसी कंपनी ने कोल ब्लॉक हासिल किया और कोल माइनिंग से कोयला हासिल किया, वो कोयला कंपनी ओपन मार्केट में बेच सकती है, मुनाफा कमा सकती है। तो अब इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाने से क्या होगा, कई सारी इंटरनेशनल कंपनीज जिनका काम ही ये है कोल माइनिंग का, वो देखो हमारे देश में आएंगी और इन्वेस्ट करेंगी, कोल ब्लॉक्स के लिए बोली लगाएंगी। जैसे BHP, रियो टिंटो, ये कोल माइनिंग वाली कंपनीज हैं, मर्चेंट माइनिंग कंपनीज हैं। इनका काम ही ये है कोल माइनिंग का ब्लॉक हासिल करना, उससे कोयला निकालना और बाद में उसे बेचना। तो इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आएगी, इससे देखो बहुत सारी जॉब्स जनरेट होंगी और कोल माइनिंग बड़े स्केल पे होगी तो डिमांड बढ़ेगी माइनिंग इक्विपमेंट्स की, हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी। तो आपको भी पता है क्या फ़ायदा होगा। इकोनॉमी हमारी वैसे ही अभी फ़िलहाल स्लो डाउन से गुजर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा इंटरनेशनल कंपनीज हमारे देश में अब आएंगी तो वो देखो अच्छी टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगी। अच्छी टेक्नोलॉजी से कम लागत पर कोयले की माइनिंग की जा सकेगी और इफेक्टिव ढंग से ज़्यादा कोयला निकाला जा सकेगा। अगर देखो ज़्यादा कोयला हमारे देश से निकलेगा तो अभी हमें दूसरे देशों से कोयले को इंपोर्ट करना पड़ता है, वो हम नहीं करेंगे। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा और इवन फिस्कल डेफिसिट भी कम होगा। इसके अलावा देखो पहले कोल इंडिया लिमिटेड की मोनोपोली थी और जहाँ पर मोनोपोली होती है वहाँ पर करप्शन ज़्यादा होता है, इनएफिशिएंसी आती है। तो अब मोनोपोली ख़त्म हो गई है, कोल सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस से एफिशिएंसी आती है, कंज्यूमर्स को तो इसका फ़ायदा होता है ज़्यादा। सबसे लास्ट में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ज़्यादा प्रमोट होगा हमारे देश में। कंक्लूजन में देखो ये बोला जाता है सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाने का फैसला लिया है, ये अच्छी बात है, बट देखो कोल ब्लॉक्स को लीज पर देने की जो प्रक्रिया है इसमें बहुत लंबा समय लग जाता है। प्रोसीजर्स अभी भी कॉम्प्लेक्स हैं, प्रोसीजर्स को आसान बनाना होगा सरकार को। तो इन दो एस्पेक्ट्स पर और ज़्यादा काम करना होगा। टेस्ट होगा मार्च में देखो 46 प्रोड्यूसिंग जो माइंस हैं उनकी लीज ख़त्म होने वाली है तो उनकी फिर से बोली लगेगी। देखना ये होगा कितने कम समय में इन 46 प्रोड्यूसिंग माइंस को दोबारा से लीज पर दिया जा सकता है और प्रोसीजर्स कितने ज़्यादा आसान बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा। अब एक अलग से एस्पेक्ट है इसी इशू से संबंधित। देखो कोल इंडिया लिमिटेड की मोनोपोली अब ख़त्म हो गई है, लेकिन सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि PSU है कोल इंडिया लिमिटेड और हम BSNL जैसा हाल नहीं होने देंगे कोल इंडिया लिमिटेड का। हम ये इंश्योर करेंगे अच्छे खासे कोल ब्लॉक्स मिलें कोल इंडिया लिमिटेड को और मजदूरों का या फिर वर्कर्स का जो इंटरेस्ट है उसका भी हम ध्यान रखेंगे, ऐसा सरकार ने बोला है। कोल इंडिया लिमिटेड का टारगेट ये है 2023-24 तक कोल का प्रोडक्शन किया जाए 1 बिलियन टन। अभी देखो पिछले साल कोल इंडिया लिमिटेड ने 606 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस किया था। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो एक महारत्न PSU है और पिछले काफ़ी सालों में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं इस कंपनी में। तो BSNL जैसा हाल नहीं होने दे सकती, ये ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकती सरकार। कोल इंडिया लिमिटेड अभी फ़िलहाल 3 लाख लोगों को रोज़गार दे रही है, लिस्टेड कंपनी है हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस पर, ये एक नेशनल एसेट है। तो बेशक कोल इंडिया लिमिटेड की जो मोनोपोली है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन इसे फ्यूचर में भी नर्चर किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, सरकार ये सुनिश्चित करें। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।